my dear students. Welcome back to the YouTube channel Key of Learning. How are you? I hope you all are fine. This video is covered with 30 MCQs of civics about federalism of class 10th. तो ये चैप्टर नंबर 2 है क्लास 10th का NCERT का, and it is also helpful for the teachers all type of competitive एग्ज़ाम्स लाइक सीटेट टेट ओके। तो टीचरशिप एग्ज़ाम के लिए भी ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। जो कि सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, ये पॉलिटिकल साइंस के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, तो आज ही कुछ ये क्वेश्चंस हम डिस्कशन करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट। This is a system of government in which the power is divided between a central authority and various constituent units of the country। तो पहला क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो सरकार की एक प्रणाली है जिसमें शक्ति एक केंद्रीय प्राधिकरण और देश की विभिन्न गठन इकाई के बीच विभाजित होते हैं। तो ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं, ये 4 ऑप्शंस में से कौन सा सही ऑप्शन होगा ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन जो है डिक्टेटरशिप, मतलब अधिनायकत्व, मतलब ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर इज एन एब्सोल्यूट डिक्टेटर, ओके, बिकॉज नॉट रेस्ट्रिक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन और लॉस और ऑपोजिशन। नेक्स्ट है यूनिटरी सिस्टम, मतलब जो कि एकात्मक प्रणाली होता है। इन दिस सिस्टम ऑल गवर्निंग अथॉरिटीज हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके। ये जो सारा पावर रहता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर रहता है। मोनार्की तो आपको पता है, जो कि राजतंत्र व्यवस्था होता है जिसमें एक राजा या रानी क्वीन होते हैं और वो शासन का सर्वा होते हैं, ऑल इन ऑल, ओके। एंड फोर्थ इज फेडरलिज्म। फेडरलिज्म जो कि संघवादी प्रणाली है। फेडरलिज्म इज ए मिक्स्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट कंबाइंस ए जनरल गवर्नमेंट विथ रीजनल गवर्नमेंट्स इन ए सिंगल पॉलिटिकल सिस्टम। तो आपको पता चल गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा, ओके। तो इसका आंसर होगा डी, फेडरलिज्म, ओके। तो फेडरलिज्म इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कंस्टिट्यूट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड नंबर, हाउ मेनी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट डज ए फेडरेशन यूजुअली हैव। तो एक महासंघ के पास आमतौर पर सरकार के कितने स्तर होते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए सिंगल, देन बी 2, सी 3 या डी मल्टीपल। तो द राइट आंसर इज बी 2, ओके। 2 होते हैं। तो ये जो 2 लेवल्स होते हैं, वन इज गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री, ओके, एंड जो कि सेंट्रल में होता है, एंड अदर्स आर गवर्नमेंट्स एट द लेवल ऑफ प्रोविंसेस और स्टेट्स, जो स्टेट्स में जो गवर्नमेंट्स होते हैं। तो ऐसे 2 लेवल्स होते हैं फेडरेशन में, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव ए फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम। तो ये जो फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम होते हैं ये 25 कंट्रीज में होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है 25। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4 number, in a federal system the central government does order the state government to do something. Options are can, cannot, may and जो कि ऑप्शंस ए और सी सही होगा, डी नंबर का जो, ओके। तो द राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, कैन नॉट, ओके। कैन नॉट होगा इसका सही आंसर। तो इन ए फेडरल सिस्टम द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर ऑफ इट्स ओन फॉर विच, एंड द ऑप्शंस आर, it is answerable to central government,
ये सेंट्रल केंद्रीय सरकार के ऊपर उत्तरदायी रहेगा। ऑप्शन बी, इट इज़ नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये केंद्र सरकार के लिए उत्तरदायी नहीं है। या इट इज़ आंसरेबल टू द पीपुल, ये पीपुल लोग के ऊपर उत्तरदायी रहेगा। एंड ऑप्शन डी इज बी या सी, ये दोनों में से ये दो सही जवाब होगा। तो ये चार में से हमें चूज करना है। द राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन जो डी है, ओके, बी एंड सी बोथ, मतलब ये केंद्र सरकार के ऊपर उत्तरदायी नहीं रहेगा एंड पीपुल के ऊपर उत्तरदायी रहेगा। इट इज़ आंसरेबल टू द पीपुल। कौन? स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को उत्तरदायी नहीं रहेगा, लेकिन जो लोग हैं लोगों के ऊपर इसका उत्तरदायित्व रहेगा। तो दोनों ही आंसर सही होगा, बी एंड सी, एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट govern the same citizens but each tier has its own days in specific matter। तो 6 नंबर क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि सरकार के अलग अलग टायर एक ही नागरिक पर शासन करते हैं, लेकिन किसी विशिष्ट मामले में स्पेसिफिक मैटर्स में प्रत्येक टायर का अपना अधिकार क्षेत्र होता है। ये जो अधिकार होता है ये किस क्षेत्र में होता है ये हमें बताना है। ए एडमिनिस्ट्रेशन, बी जुरिस्डिक्शन, सी एजुकेशन, या डी होगा पॉलिसेस। तो द राइट आंसर ऑफ 6 नंबर इज बी होगा इसका सही जवाब, जो कि जुरिस्डिक्शन। ओके, तो यू नो अबाउट द टायर्स ऑफ गवर्नमेंट, जो 6 नंबर में ये पूछा गया। देर आर 3 टायर्स इन द गवर्नमेंट, वन इज द फेडरल, द स्टेट एंड द लोकल। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कैन द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बी यूनिलेटरली चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन फेडरलिज्म। तो क्या संघवाद में एक स्तर की सरकार द्वारा संविधान के मूलभूत प्रावधानों को एक साथ बदला जा सकता है? एंड द ऑप्शंस आर येस, नो, मे बी इन स्पेशल प्रोविजंस, एंड ऑप्शन डी इज ए एंड सी, मतलब येस एंड मे बी इन स्पेशल प्रोविजंस। तो इसका जो राइट आंसर होगा 7 नंबर का वो होगा बी। ओके, नो, the fundamental provisions of the constitution be unilaterally changed by one level of government in federalism cannot be changed। ठीक है, तो ये जो चेंज होता है, such changes require the consent of both levels of government। ओके, तो जो 2 लेवल होते हैं उस 2 लेवल का सहमति चाहिए और उसके बाद ही कुछ चेंजेस हो सकता है। यूनिलेटरल का मतलब एक तरफा, तो एक तरफा एक लेवल ये चूज नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता। तो चेंजेस होना है तो कंसेंट ऑफ बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट, राइट। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन इंडिपेंडेंट स्टेट्स कम टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म ए बिगर यूनिटी so that by pooling sovereignty and retaining identity they can increase their security. This type of coming together federations are practiced by which countries? स्वतंत्र राज्य अपने आप एक बड़ी इकाई बनाने के लिए एक साथ आते हैं ताकि संप्रभुता को जमा करके और पहचान बनाए रख करके वो अपनी सुरक्षा बढ़ा सके। ओके, पूलिंग सोवरेनिटी एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी। इस प्रकार के एक साथ आने के संघ किन देशों द्वारा प्रचलित है? तो ऑप्शंस दिए गए देखिए। ए स्विट्जरलैंड एंड कनाडा, बी यूएसए एंड ब्रिटेन, सी यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड स्विट्जरलैंड, डी ब्रिटेन, कनाडा एंड यूएसए। एंड द राइट आंसर ऑफ ऑप्शन बी, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड स्विट्जरलैंड। ओके, सी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9,
Where a large country decides to divide its power between the constituent state and the national government, it is called holding together federations. Which countries practice this system? ओके तो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन मतलब संघ को एक साथ रखना, टुगेदर करके रखना। तो कौन कौन सा देश ये डिसाइड करता है कि जो डिवाइड हुआ है देश का जो कॉन्स्टिट्यूट स्टेट एंड नेशनल गवर्नमेंट में, तो ये जो गवर्नमेंट नेशनल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट को टुगेदर करके रखने के लिए विच कंट्रीज प्रैक्टिस दिस सिस्टम? तो ऑप्शंस आर इंडिया, पाकिस्तान, इटाली, बी इंडिया, स्पेन, बेल्जियम, सी कनाडा, इटाली, जर्मनी, डी ऑस्ट्रेलिया, कनाडा and USA. And the right answer of question number 9 is B, India, Spain and Belgium. Okay. Next question है question number 10. Which one comes under the Union List in India? तो यूनियन लिस्ट ऑफ इंडिया में क्या क्या आता है? ऑप्शन पहले देखते हैं। ऑप्शन नंबर A, police, B, agriculture, C, banking and D, trade. And the right answer is C, banking. Okay. And question number 11 देखिए, which one comes under the state lists in India? तो स्टेट लिस्ट में क्या आता है? यूनियन लिस्ट में तो बैंकिंग आता है एंड स्टेट लिस्ट में आता है पुलिस। ओके, डी पुलिस आता है स्टेट लिस्ट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑन विच गिवन सब्जेक्ट कैन बोथ द यूनियन एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट मेक लॉस? तो नीचे दिए गए ऑप्शंस देखिए, इन सब्जेक्ट में से किस विषय पर जो कि यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट बोथ अपने लॉ बना सकते हैं? ओके, तो किस विषय पर? ऑप्शन से करेंसी and next defense, next trade unions and agriculture. And the right answer is option number C, trade unions. ओके, तो ट्रेड यूनियंस के ऊपर बोथ स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपना लॉ बना सकते हैं, लॉ सुना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय रेसिडुअरी सब्जेक्ट? सो रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स क्या होता है? रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज सब्जेक्ट्स दैट आर नॉट प्रेजेंट इन एनी ऑफ द लिस्ट स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो दीज सब्जेक्ट्स आर ई कॉमर्स हो सकता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है हो सकता है। ओके, जो कि ये जो लिस्ट है रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स है, ये कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट में नहीं है, मेंशन नहीं किया गया है। ओके, तो ऑप्शन से देखिए क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा ठीक है, ऑप्शन ए सब्जेक्ट्स अंडर यूनियन लिस्ट, सब्जेक्ट्स अंडर स्टेट लिस्ट, सब्जेक्ट अंडर बोथ स्टेट एंड यूनियन लिस्ट एंड सब्जेक्ट विच आर नॉट अंडर एनी लिस्ट। तो आंसर आपको पता चल गया होगा, सब्जेक्ट विच आर नॉट अंडर एनी लिस्ट, किसी भी लिस्ट में ये सब्जेक्ट मेंशन नहीं किया गया है। ओके, विच आर नॉट प्रेजेंट इन एनी लिस्ट ऑफ मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशंस एंड यूनियन गवर्नमेंट हैज द पावर्स टू मेक लॉस ऑन रेसिडुअरी सब्जेक्ट। ओके, सच सब्जेक्ट मैंने जो बताया अभी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड ई कॉमर्स। ओके, सो इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं 14 नंबर, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए सब्जेक्ट अंडर रेसिडुअरी लिस्ट, जो कि मैंने अभी बताया। ऑप्शंस देखिए, करेंसी, इरिगेशन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड कॉमर्स। ओके, तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कॉमर्स नहीं होगा, जो कि मैंने बताया, ई कॉमर्स होगा। ओके, कॉमर्स तो ये लिस्ट में आता है, लेकिन ई कॉमर्स जो रेसिडुअरी लिस्ट में आता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, स्टेट्स
such as Assam, Nagaland, Arunachal Pradesh, and Mizoram enjoy special powers under certain provisions of the Constitution of India, Article 371, under which context do they get these provisions? तो ये जो स्टेट्स होते हैं आसाम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश एंड मिज़ोरम, ये जो कुछ स्पेशल पावर का एंजॉय करते हैं, जो कि सर्टेन प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन की सर्टेन प्रोविजंस में ये पावर उनको मिला है। ये आर्टिकल 371 में मेंशन है। एंड अंडर विच कंटेस्ट डू दे गेट दिस प्रोविजंस, तो ये किन कंटेस्ट पर ये सारी प्रोविजंस पाते हैं, देखते हैं। एंड द ऑप्शंस आर बिकॉज ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, बी प्रोटेक्शन ऑफ लैंड राइट्स एंड इंडिजिनियस पीपल, सी स्पेशल प्रोविजंस फॉर एग्रीकल्चर, डी फॉर डिफेंस पर्पज। तो इसका जो आंसर होगा वो ये होगा प्रोटेक्शन ऑफ लैंड राइट्स एंड इंडिजिनियस पीपल, ऑप्शन नंबर बी। मतलब जो कि स्वदेशी लोगों के भूमि अधिकारों का संरक्षण, इंडिजिनियस पीपल जो होते हैं। ओके, तो इसी क्षेत्र पर वो स्पेशल पावर्स जो कि एंजॉय करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, गिव वन फीचर ऑफ यूनियन टेरिटोरीज। तो यूनियन टेरिटोरीज में से हमें एक फीचर बताना है। ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, दे हैव पावर्स ऑफ स्टेट। ऑप्शन बी, दे एंजॉय इंडिपेंडेंट पावर। ऑप्शन सी, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्पेशल पावर्स इन रनिंग दिस एरियाज। These are areas which are too small to become an independent state, but which can be merged with any of the existing states. तो 16 नंबर का राइट आंसर होगा सी, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ स्पेशल पावर्स इन रनिंग दिस एरियाज। तो यूनियन टेरिटरीज को रनिंग करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ स्पेशल पावर्स होते हैं। ओके, 17 की तरफ चलते हैं। शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स इज बेसिस to the structure of the constitution. The parliament cannot on its own change this arrangement. Any change to it has to be first passed by both the houses of parliament with at least des majority. तो यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो कुछ पावर्स शेयर किए गए हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा ये स्ट्रक्चर में बताया गया है। एंड द पार्लियामेंट उसको चेंज चेंज करने के लिए कैनॉट वो चेंज दिस अरेंजमेंट, क्योंकि पार्लियामेंट वो अपने आप उसको चेंज नहीं कर सकता जब तक कि एनी चेंज इट हैज़ टू बी फर्स्ट पास्ड बाय बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एट लीस्ट डेस मेजोरिटी। तो पार्लियामेंट की दो हाउसेस में कितनी मेजोरिटी आना चाहिए ताकि वो जो बिल पास होगा, तो वो बिल जो पास होगा पार्लियामेंट में उसको चेंज किया जा सके। तो ऑप्शन से 50%, 3/4, ऑप्शन सी 2/3 एंड ऑप्शन डी 25%। एंड राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी 2/3 मेंबर्स अगर पार्लियामेंट में इसको वोट देते हैं, मेजोरिटी आता है, तब जाके ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में ये स्ट्रक्चर बनाया गया है, कुछ जो पावर्स यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट में कुछ पावर शेयरिंग के विषय में, तो उसको चेंज किया जा सकता है अगर 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कैन वोट इट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्रिएशन ऑफ डैश was the first and major test for democratic politics in our country. देश का निर्माण हमारे देश में लोकतांत्रिक राजनीति की पहली और बड़ी परीक्षा थी। ऑप्शंस आर स्टेट्स अकॉर्डिंग टू रिलीजन, स्टेट्स अकॉर्डिंग टू कल्चर, लिंग्विस्टिक स्टेट्स एंड स्टेट्स अकॉर्डिंग टू टोपोग्राफी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, लिंग्विस्टिक स्टेट्स। ओके, भाषागत जो राज्य होते हैं
डिफरेंट हमारे देश में डिफरेंट टाइप के लैंग्वेजेस होते हैं, तो उसी हिसाब से जो कि मेजर चेंजेस, मेजर टेस्ट आया हमारे जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के ऊपर हमारे देश में, वो था कि लिंग्विस्टिक स्टेट। ओके, ये सबसे बड़ी और पहली परीक्षा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच basis were states like Nagaland, Uttarakhand and Jharkhand created? And the options are on the basis of language, on the basis of culture and ethnicity, on the basis of religion, on the basis of commerce and trade। तो इसका जो आंसर होगा, ठीक आंसर है वो है बी, ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर एंड एथेंसिटी। ओके, तो संस्कृति जातीयता के आधार पर ये जो स्टेट्स बनाए गए हैं, नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड। नेक्स्ट 20 नंबर देखते हैं, हिंदी इज द मदर टंग ऑफ ओनली अबाउट %% ऑफ इंडियंस। ऑप्शंस आर 60%, 30%, 40% या 50%। तो इसका सही जवाब होगा 20 नंबर सी, 40%। ओके, सी होगा सही जवाब, 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, बिसाइड्स हिंदी देर आर डेज अदर लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हिंदी के अलावा अदर कितने लैंग्वेजेस है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के लिस्ट में है, शेड्यूल में है? एंड ऑप्शन इज, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 21। तो कुल मिला के हिंदी को मिलाकर कितने लैंग्वेजेस हमारे लिखित भाषा में है? वो है 22। तो 22 लैंग्वेजेस हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में शेड्यूल किए गए हैं। तो हिंदी हमारा मदर टंग है और उसके साथ साथ हिंदी के साथ अदर 21 लैंग्वेजेस इसके शेड्यूल में है। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन देखो, when was the beginning of the era of coalition governments at the center which led to a new culture of power sharing and respect for the autonomy of state governments? केंद्र में गठबंधन सरकारों के युग की शुरुआत कब हुई, जिसने सत्ता के बंटवारे और राज्य सरकार की स्वायत्तता के सम्मान की एक नई संस्कृति को जन्म दिया? वो बना था जो कि ऑप्शन नंबर बी, 1990। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, सेंसस ऑफ इंडिया हेल्ड इन 2011 recorded more than dash distinct languages which people mentioned as their mother tongues। तो 2011 में हुई भारत की जनगणना डैश से अधिक विशिष्ट भाषाओं को दर्ज किया गया जिनका लोगों ने अपनी मातृभाषा के रूप में उल्लेख किया। तो ऑप्शन आर ए 200, बी 500, सी 1200 एंड ऑप्शन डी 1300। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 1300। ओके, क्लियर। 24 देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन, इन द डाटा फॉर शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया विच इज द सेकेंड हाईएस्ट इन द प्रोपोर्शन ऑफ स्पीकर्स % आफ्टर हिंदी? तो हिंदी के बाद सेकेंड हाईएस्ट स्पीकिंग लैंग्वेज जो है वो है ऑप्शन नंबर सी। ओके, ऑप्शन नंबर सी होगा बंगाली, सेकेंड हाईएस्ट लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एज फॉर इंग्लिश ओनली % इंडियंस रिकॉर्डेड इट एज देयर मदर टंग? ये 21%, बी 5%, सी 0.5% एंड डी 0.02%। एंड राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 0.02%। ओके, नेक्स्ट है 26 नंबर, द डिस्टिंग्विशिंग फीचर
of a federal government is dash. सो एक फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम में क्या डिस्टिंग्विश किया जाता है, तो डिस्ट्रीब्यूट क्या होता है देखते हैं. ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए नेशनल गवर्नमेंट गिव्स सम पावर्स टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स. बी पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल. ओके, ये है इसका सही जवाब. ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर. पावर जो कि डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है विधायिका, कार्यपालिका एंड न्यायपालिका, जो कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल के बीच में. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स. तो निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए. देखते हैं कुछ ऑप्शन जो दिए गए हैं 1 2 3 4. ओके, स्टेटमेंट्स, 4 स्टेटमेंट्स में से 2 स्टेटमेंट्स पर हमें विचार करना है. In a federation, the powers of a federal and provincial governments are clearly demarcated, and India is a federation because the powers of the union and state governments are specified in the constitution, and they have exclusively jurisdiction on their respective subjects. And 3. Sri Lanka is a federation because the country is divided into provinces. India is no longer a federation because some powers of the state have been developed to the local government bodies. ये गलत है. इंडिया एक फेडरेशन कंट्री है, 4 number, and 3 number also wrong. Sri Lanka is a federation because the country is divided into provinces. तो ऑप्शन में से जो है ए बी सी एंड डी में इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए 1 and 2 ओनली. तो ये दो स्टेटमेंट्स करेक्ट होंगे. मतलब 1 है, इन ए फेडरेशन द पावर्स ऑफ द फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स आर क्लियरली डेमोक्रेटेड. मतलब एक संघ में संघीय और प्रांतीय सरकारों की शक्तियों का स्पष्ट रूप से सीमांकन किया जाता है. एंड भारत एक संघ है, 2 नंबर जो पॉइंट है, भारत एक संघ है क्योंकि संघ और राज्य सरकारों की शक्तियाँ संविधान में निर्दिष्ट है और उनके संविधान विषयों पर उनका विशेष अधिकार क्षेत्र है. ओके, तो ऑप्शन सी होगा राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 28. फेडरल पावर शेयरिंग इन इंडिया नीड्स अनदर टायर ऑफ गवर्नमेंट बिलो दैट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स. इट इज़ कॉल्ड डैश. तो भारत में संघीय सत्ता के बंटवारे को राज्य सरकारों के नीचे सरकार के एक और स्तर की ज़रूरत है. इसे डैश कहा जाता है. तो हमें पता है 3 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट, एक सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल बॉडी होते हैं. फर्स्ट तो सेंट्रल, देन उसके बाद आता है स्टेट एंड लोकल बॉडी. तो ऑप्शंस देखिए, स्टेट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट एंड तहसील. एंड द राइट आंसर होगा लोकल गवर्नमेंट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. When was the constitution amended to make the third tier of democracy more powerful and effective? ये कब बना था, जो कि थर्ड टायर मोर इफेक्टिव बनने के लिए कब ये कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडेड हुआ, मतलब करेक्शन हुआ? ये 1990 को, या 1992, या 1989, या 1993. तो ये बना था 1992 को. ओके, ये कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडेड हुआ कि भारत में 3 टायर ऑफ डेमोक्रेसी को मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव बनाया जाए. एंड क्वेश्चन नंबर 30, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं. द लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस एटलीस्ट डेज ऑफ ऑल पोजीशंस आर रिजर्व फॉर वुमेन. तो जो लोकल गवर्नमेंट होते हैं, स्थानीय सरकार जो होते हैं, उनको जो उनकी चुनाव में सभी पदों में से कम डेज महिलाओं के लिए सुरक्षित है. ओके, मतलब रिजर्व रहे, जो कि एक तिहाई
ओके, 1/3, 2/3 या 50% या 25%। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 1/3 मतलब 1/3। 1/3 परसेंट जो कि पोजीशन वुमेन के लिए रिजर्व्ड है। ओके।